चलो भाई 5 मिनट फटाफट हम देखते हैं क्या क्या बताया ना, मुझे जल्दी बताइए पहले तो आप ही लोग बता दें तब तक ओपन हो रहा है बोर्ड। देखिए एक हमने बात की थी किसकी, एक तो ये कंफ्यूजन कुछ क्वेश्चंस थे जो जिनमें विष्णुगुप्त एक क्वेश्चन था, तो विष्णुगुप्त में हमने 2 डायमेंशन क्या क्या देखे, एक विष्णुगुप्त वो जो चाणक्य या कौटिल्य, इन्हें हम मैकियावेली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और एक विष्णुगुप्त कौन, तो गुप्त वंश के अंतिम शासक, और इनकी क्या विशेषता थी अंतिम शासक के रूप में, अशुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज्यादा लगाए थे। ठीक है, तो सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के जो थे वो विष्णुगुप्त के समय में चले थे, याद है ये बात, ठीक। तो ये तो हुई विष्णुगुप्त की बात, और इनकी बुक कौन सी थी, चाणक्य की अर्थशास्त्र, और उसमें अर्थशास्त्र के विषय पर जल्दी राजनीति की बुक थी, ठीक है। मुझे लगता है एक्सचेंज ऑफर चलता है, आज आप चले जाओ कल मैं आ जाता हूँ, आज ठंडा जाता है हम ऑनलाइन ले लेंगे, ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या भैया ऑनलाइन में हैं। चलिए सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत जो है वो महत्वपूर्ण थे। सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत ये किसके हैं, चाणक्य के हैं, और ये किसमें दिए गए हैं, अर्थशास्त्र में दिए गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊं, अर्थशास्त्र आपके मेंस में क्वेश्चन आया है और 2 जगह है, ये इतिहास में भी पूछा गया और आपके कहाँ पूछा गया है, एथिक्स वाले, मतलब बेसिकली आप तो पॉलिटिकल थिंकर हो गए हैं चाणक्य जी। तो पहले जब ये एथिक्स के पेपर में आते थे 19 और उसके पहले तक के पेपर में, ओवरऑल हमें बात करनी है कि अर्थशास्त्र क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो राजनीति पर आधारित पुस्तक, पॉलिटिक्स पर बेस्ड है ये, लेखक राइटर कौन है, चाणक्य हैं। अब इस बुक में क्या है, राजनीति से संबंधित सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, ठीक है। तो ये 2 चीजें आ जाएंगी कि राजनीति के सिद्धांत जैसे सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत इन्होंने दिए, ठीक है। ये चीज आपको किसमें लिखनी थी, अर्थशास्त्र में। स्पेशली ये जैसे कि पॉलिटिकल थिंकर के रूप में भी है चाणक्य, तो वहां पर इनके जब भी विचारक की बात की जाए, थिंकर की बात की जाए, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सिद्धांत होते हैं उनके विचार, तो ये जरूर आप उसमें पुट करेंगे। लिख पाएंगे आंसर, कोई लिखाने की जरूरत तो नहीं है, या लिखवा दें, समझ में आ रही है ना। अर्थशास्त्र किसकी बुक है, चाणक्य की, लेखक हैं, राजनीति पर आधारित है, सप्तांग सिद्धांत मंडल सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें कितने प्रकरण और कितने अधिकरण, किसी ने पढ़ा हो कभी घोले भट्टी, सोच लो बता देना, कोई जल्दी नहीं है। अर्थशास्त्र ध्यान रखेंगे आप अच्छे से, क्या क्या लिखेंगे अर्थशास्त्र में, राजनीति की बुक, लेखक आचार्य चाणक्य, मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत। लिखना चाहो तो लिख लो, 1 मिनट लगेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है, राजनीति पर आधारित या राजनीति की पुस्तक, ठीक है। राइटर लेखक आचार्य चाणक्य, और 2 जो बातें हमने बताई, कौन कौन से सिद्धांत, एक मंडल सिद्धांत और एक सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, क्या होगी, स्वाभाविक है। सॉरी, कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली कौन पहले का था बताइए, चाणक्य पहले के हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब जरूरत नहीं है उसकी, इसमें नहीं है अर्थशास्त्र में।
जब हम चाणक्य को लिखेंगे तो ये चीज हमने कल बताई थी आपको कि भारत का मैकियावेली इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। ये तो हुई अर्थशास्त्र की बात। एक और इम्पोर्टेंट बात जो अर्थशास्त्र में आपको ध्यान रखनी चाहिए वो क्या है कि अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत है, देखिए दो बातें। एक क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन। क्वेश्चन समझना अच्छे से, ये बहुत लोग गलत करते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन। और एक क्वेश्चन होता है कि मौर्यकालीन प्रशासन के सिद्धांत किस पर बेस्ड थे। तो देखो ऐसे समझो कि चाणक्य ने पहले ही लिखी थी ये बुक, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनी, और इस पुस्तक में जो सिद्धांत थे उस सिद्धांतों को पालन किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो बात समझ में आ रही कि मौर्यकालीन प्रशासन के सिद्धांत कहां से लिए गए? अर्थशास्त्र से। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है मौर्यकालीन प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किस पुस्तक में है, देखना समझना अच्छे से। मौर्यकालीन प्रशासन के सिद्धांत कहां से प्रेरित है? अर्थशास्त्र से। लेकिन अगर बोले मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी कहां से मिलती है, तो क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले देखो क्वेश्चन समझो, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझने में गलती की तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। लिख दूं मैं फिर से अच्छे से ये बात जो मैं समझा रहा हूं आपको, क्या कहा मैंने। दो बातें कही हैं। एक बात हमने क्या कही, मौर्यकालीन प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्यकालीन प्रशासन के सिद्धांत का आधार क्या है? सीधी बात है, अर्थशास्त्र है, कोई समस्या नहीं है इसमें। लेकिन क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मौर्यकालीन प्रशासन, ठीक है, की जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा आंसर, बोलो क्या? हिस्टोरी का तो नहीं है, चलो मुद्रा राक्षस भी नहीं है, इंडिका। हाँ जी बिल्कुल, इंडिका। इसकी बुक थी मेगास्थनीज की, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो थे इनकी बुक थी इंडिका। देखो दोनों क्वेश्चन के अंतर समझो, पहले दिमाग दौड़ाओ, लिखना छोड़ दो, आप लिख लेना, अभी लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये था कि हम वो क्वेश्चन पहले डील कर लें जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में हम उत्तर गलत लिख के आ जाते हैं या हम गलत आंसर करते हैं पहले से। दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए, एक क्वेश्चन, और दोनों में ऑप्शन सेम होते हैं, अर्थशास्त्र और इंडिका। ऐसे समझिए थोड़ी देर के लिए, जैसे आचार्य चाणक्य जो है, ठीक है, आचार्य चाणक्य नंद वंश के शासक, किसके? धनानंद या घनानंद के दरबार में जाते हैं, ठीक है। कहानी के रूप में थोड़ा अच्छे से याद हो जाएगा, जाते हैं, चले गए। क्यों गए थे ये घनानंद के दरबार में? क्योंकि घनानंद के समय कौन आक्रमण कर रहा था? सिकंदर, ठीक है। सिकंदर का आक्रमण कहां पर हुआ? इन्वेजन ऑफ सिकंदर। अगर हम कहें तो भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अगर हम देखें पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये जो रीजन है हमारा उत्तर पश्चिमी सीमा है, इन क्षेत्रों में सिकंदर का आक्रमण हुआ। और सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो आचार्य चाणक्य ने धनानंद से कहा था कि आप सभी, चूंकि मगध का शासक था धनानंद, तो कहा था सभी राजाओं को मिलाकर एक ग्रुप बनाइए और सिकंदर को पराजित कर दीजिए। बट ये थोड़ा पागल था, क्रैक समझते हैं ना,
तो इसने आचार्य चाणक्य की घनघोर बेइज्जती की, मतलब समझ रहे हो ना, ये इसका मानना ये था कि ये जो होते हैं जितने भी ब्राह्मण है, आते से ही बोला ले ब्राह्मण तू भी मांग ले, लूट ले घनानंद को, तुझे क्या चाहिए। तो आचार्य चाणक्य को बहुत गुस्सा आई। तब उन्होंने कहा था, एक डायलॉग बहुत फेमस चलता है ना, शिक्षक सामान्य नहीं होता, ये इन्हीं का है। तो इन्होंने कहा था कि जब इनकी बेइज्जती कर दी घनानंद ने, तो आचार्य चाणक्य ने उससे कहा था, ठीक है, कि शिक्षक सामान्य नहीं होते हैं, हम अपना पालन पोषण खुद कर सकते हैं, और तुम जैसे शासक को हम गद्दी से हटाएंगे। तो ये और गुस्सा गया। अब इस बात से चाणक्य जो है वो बहुत ही नाराज थे, क्योंकि वो आए तो देश के भले के लिए थे। अब पता है, राष्ट्र की अवधारणा देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। पहले राष्ट्र नहीं होते थे, अपने अपने राज्यों की रक्षा करते थे सब अपने अपने। तो राष्ट्र की अवधारणा लाने वाले व्यक्ति के रूप में कौन थे? आचार्य चाणक्य। और इन्हीं से फिर इन्हें कौन मिलते हैं आचार्य चाणक्य को? इनको मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन मिलते हैं? माय गॉड, अरे यार एक मिनट, कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, आचार्य चाणक्य को मिलते हैं। यहां से इनकी इंसल्ट हो ही चुकी है। जब इन्होंने देखा कि इस इतने छोटे से बालक में लीडरशिप के बहुत अच्छे गुण विद्यमान हैं, तो फिर इन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी। और क्या किया फाइनली? आचार्य चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा दिया? घनानंद को हरा दिया। और किसकी स्थापना करेंगे ये? मौर्य वंश की। ये सब कहानी हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, अभी कुछ इसमें बड़ा लॉजिक नहीं है, तो ये बहुत सामान्य सी बात है। अब हो क्या रहा था, आचार्य चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी? अर्थशास्त्र। ठीक है, ये जो अर्थशास्त्र थी, मौर्य वंश की स्थापना के पहले ही आचार्य चाणक्य लिख चुके थे। तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना। तो क्या मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिल सकती है? प्रशासन तो बाद में चलेगा, जब ये राजा बनेंगे, सिस्टम चलाएंगे। तो इसलिए इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? इंडिका से। तो इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन या मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी इंडिका। प्रश्न क्लियर है आपको? अब बात आती है कि मौर्यकालीन प्रशासन के सिद्धांत किस पर आधारित थे, या मौर्यकालीन प्रशासन किस पर आधारित था? तो अर्थशास्त्र पर। आप ऐसे समझ लो, आचार्य चाणक्य ने अपनी बुक लिखी जिसे हम अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं। अर्थशास्त्र में शासन चलाने के जो नियम, कायदे, कानून, प्रशासन के सिद्धांत दिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए थे, उसके आधार पर मौर्यकालीन प्रशासन चला। लेकिन अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी नहीं मिल सकती, क्योंकि घटना तो पहले ही हो चुकी है। इसलिए अर्थशास्त्र में प्रशासन के सिद्धांत हैं। मतलब क्या है? तो मौर्यकालीन प्रशासन जो है किस पर आधारित था? अर्थशास्त्र पर आधारित था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलेगी किससे? तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन करने लगे थे, तो इनके दरबार में आया था ये यूनानी राजदूत, ग्रीक राजदूत था ये, ग्रीक एम्बेसडर। यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। तो ये मेगास्थनीज इनके दरबार में आया। तो उस समय उसने मौर्य काल के दौरान जो चीजें देखी उसका वर्णन किया उसने किसमें? इंडिका में। बात समझ में आ गई? दोनों प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं बहुत आसानी से, और ऑप्शन हमेशा अर्थशास्त्र और इंडिका ही होते हैं। तो आपको बहुत सीधे सीधे याद रखना है कि मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रशासन के सिद्धांत किस पर आधारित थे? अर्थशास्त्र पर आधारित थे। या यूँ कहें कि मौर्यकालीन प्रशासन किसके अनुसार चलाया जा रहा था? तो अर्थशास्त्र में दिए गए सिद्धांतों पर आधारित था। लेकिन मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी अर्थशास्त्र में नहीं थी। ठीक है, क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं मौर्यकालीन प्रशासन, एक्चुअली आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता बच्चा। तो पहला ऑप्शन क्या दिखता है उसे? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र दिखता है तो वो लगा देता है, क्योंकि दिमाग में क्या फीड है? हाँ यार, आचार्य चाणक्य तो थे सब कुछ शासन प्रशासन को चलाने में। अगर हम देखें तो ये क्या थे? इनके
ये प्रधानमंत्री थे, इनके गुरु भी थे। अब प्राइम मिनिस्टर जैसे चलाएगा सत्ता तो वैसे ही चलेगी, तो इससे कन्फ्यूजन होता है। तो अब आप समझ लो अर्थशास्त्र में क्या क्या बात है। किसकी है बुक? तो एक तो होगा लेखक यानी राइटर कौन? चाणक्य, एक बात। दूसरी बात क्या बताई, किस पर आधारित है ये बुक? राजनीति की, ठीक है, पॉलिटिक्स की जानकारी देती है। दूसरी बात, तीसरी बात, मंडल और सप्तांग सिद्धांत, तो सप्तांग प्रिंसिपल और मंडल प्रिंसिपल इसमें दिए हुए हैं। ये हो गई बात, आपको समझ में आ रही है। और क्या होगा अर्थशास्त्र के आधार पर? तो अर्थशास्त्र की महत्ता अगर हमें बतानी है तो हम क्या बता सकते हैं? मौर्यकालीन प्रशासन के सिद्धांत अर्थशास्त्र पर आधारित थे। सिद्धांत, बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हैं। एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका इंडिका भी एग्जाम में पूछा गया। चाणक्य आए तो क्या लिखेंगे? चाणक्य, अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत का मैकियावेली ऑफ इंडिया, इनकी बुक अर्थशास्त्र, इनके सिद्धांत मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत। तो सिद्धांतों में क्या है? सिद्धांत क्या नहीं है? बताएंगे। अभी इतनी बात समझ में आ रही, बहुत जल्दी मत करिए इनको सीखने में। देखिए ऐसे समझिए कि उस समय राज्य जो था, राज्य के महत्वपूर्ण 7 अंग माने जाते थे और राज्य की तुलना एक तरीके से बॉडी से की गई थी। पता है किसी को? बताइए, पता हो तो ट्राई करिए आराम से। कोई देखो जितना आता है उतना से। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, आप कभी भी ये मत मानिए कि सब कुछ नया है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है बुरी तरीके से। ठीक है, बोले सुना है ना, हाँ बहुत है, ठीक है। बेसिकली देखिए ऐसे समझिए, इस सप्तांग में एक राजा होता था, ठीक है, एक मंत्री या अमात्य होता था, ठीक है, दुर्ग होता था, एक जनपद होता था, एक मित्र होता था, एक कोष होता था। तो ये आपके 7 अंग, राज्य के जो 7 महत्वपूर्ण अंग थे, उन्हें क्या कहा गया है? सप्तांग कहा गया है। तो राजा की तुलना किससे की गई है? सिर से की गई है। तो ये सप्तांग होते थे। ऐसे ही इनका मंडल सिद्धांत होता था कि हम अपने आसपास के राज्यों के साथ किस तरीके के संबंध रखेंगे, ये मंडल सिद्धांत में था। जैसे आप अगर अभी भी आपने सुना होगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये किसने कहा है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी, ये यहाँ के एक्चुअली टॉपिक नहीं है, हम भटक जाएंगे तो फिर क्या होगा ना, हमारा ये वाला सेक्शन छूट जाएगा यही। तो अभी बात समझ में आई कि राज्य के जो 7 अंग हैं, चूँकि हमें चाणक्य को समझिए, आपका जो राजनीतिक विचारक, किस विचारक की बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल थिंकर। तो राजनीतिक विचारक के रूप में आपके सिलेबस में पॉलिटिकल थिंकर में या थिंकर वाले सेक्शन में ऑलरेडी चाणक्य हैं। तो वहाँ पर हम सिर्फ क्या बात करेंगे? इनके सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों की, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली एथिक्स में भी आते थे पहले, अब ये पॉलिटिकल थिंकर में भी आते हैं और इतिहास में भी आते हैं। और सही बोलें तो वर्तमान में भी इनकी प्रासंगिकता है। आप कई बार पढ़ते होंगे, कोट पढ़ते हैं, चाणक्य नीति। आज हम देखें हमारी डिप्लोमेसी, जो कूटनीति है, भारत के विदेशी राज्यों के साथ जो संबंध हैं, उनमें आचार्य चाणक्य के विचार हमें कई जगह दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो वापस आ जाएं यहाँ तक। तो एक हमने क्या किया सॉल्व? अर्थशास्त्र का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये 2 बातें क्लियर हैं सभी को? एक आपसे प्रश्न, अब ये 2 प्रश्न और पूछे गए, इन्हीं से एसोसिएटेड हो जाते हैं ये। अब देखो इंडिका किसकी बुक? मेगास्थनीज की। कोई समस्या नहीं, क्या जानकारी? और आप थोड़ा सा कनेक्ट करना सीखो, मतलब हम जो भी पढ़े ना उसको हम मीन्स में यूज कर लें जहाँ भी लिखने की जरूरत हो। मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, किसकी बुक? मेगास्थनीज की बुक। इसमें इसने बेटा मौर्यकालीन समाज के प्रकार बताए हैं। कितने समाजों में बांटा था बताओ? वेरी गुड। लाइव में कोई बताना चाहेगा मौर्यकालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित था? लाइव क्लास वाले बच्चों, ठीक है। तो ये 7 जो कैटेगरी थी, 7 श्रेणी या 7 वर्ग जो थे,
तो 7 कैटेगरी या 7 क्लास में इन्होंने किसको बांटा है? मौर्यकालीन समाज को बांटा है। तो बहुत आसान हो गया। अब देखो अच्छे से समझो। इंडिका, आप प्रीवियस ईयर देखेंगे मेंस में पूरा सीधा 3 मार्कर ही आया है। इंडिका किसकी बुक, लेखक कौन? मेगास्थनीज, 1 पॉइंट। दूसरा किसकी जानकारी? मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी। तीसरा पॉइंट मौर्यकालीन समाज। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली मौर्यकालीन समाज को 7 वर्गों में विभाजित बताया। तो मौर्यन सोसाइटी डिवाइड इनटू 7 क्लासेस। तो ये 3 चीज़ें इसमें बताई थी। अब खुद से सोच के देखो कि उस समय जब ये यहाँ आके रहे, इन्होंने प्रशासन देखा तो उसमें लिख दिया। इन्होंने देखा कि समाज में उस समय 7 वर्ग हैं तो वो उनने अपनी किताब में लिख दिया। तो ये आपकी मेगास्थनीज की बुक हो जाती है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आया है मेगास्थनीज, 1 मिनट और देख लीजिए फिर अपन कंप्लीट कर लेंगे इसको। अब एक क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लिया, जैसे चाणक्य भी पूछे गए हैं और अर्थशास्त्र भी पूछा गया है, ऐसे ही मेंस में आपका प्रीलिम्स में मेंस में सब इंडिका भी पूछी गई और मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज को कैसे लिख सकते हैं आप? तो सबसे पहले तो थोड़ा सा और इसमें हम ऐड कर देंगे, क्या? सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत था ये एक। और अच्छा, जो लिखा है उसके आधार पे आप कितना लिख सकते हैं बताइए? वेरी गुड, सीधी बात है। किसके शासनकाल में? या कहें कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है, और बुक इंडिका, और फिर थोड़ा सा इंडिका में जो है वो हम बता देंगे, क्योंकि जो इसने लिखा है वो इसी के बारे में। समझ में आ रही ना? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत। ठीक है, तो ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर कहाँ आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है, इसकी पुस्तक इंडिका, और उसके बाद इसी के आगे डैश लगा के मौर्यकालीन प्रशासन मौर्यकालीन समाज की जानकारी। इतने में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपके पास स्पेस ही नहीं बचेगा 3 लाइन में कि आप इससे ज़्यादा कुछ भी लिख सकें। तो ऐसे क्वेश्चन जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, कोशिश करिए हमेशा आप उनके साथ एक दूसरे को अटैच करें। अब देखना, हमने अभी चंद्रगुप्त मौर्य पे कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। देखो, आप हमेशा याद रखो, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे ना तो आपको बहुत समय लगने वाला है, ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। तो हम सीखें इस तरीके से कि हम जो भी सीख रहे हैं उसको हम अप्लाई करना शुरू कर दें दूसरे तरीके से। आपको बुलेट्स दे दी ना, अपने सर में मार लो गोली, किस्सा ख़त्म, हो गई तैयारी। अब वो बुलेट्स बेसिकली मेंस की तैयारी का मतलब है हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं, बस यही मेंस है। अगर हमें पुट करना नहीं आया तो हम रट तो सकते हैं, और एट द एंड रटने के बाद क्या होगा कि हम दूसरे क्वेश्चन जैसे ही आएंगे जो हमने ज़्यादा नहीं पढ़े, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लिख क्या दें। तो हमें बार बार इस चीज़ को अपने आप को एनालाइज कराना है कि हम डाल क्या कह सकते हैं। अभी जो आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा वो क्या पढ़ा? एक, मौर्य वंश के संस्थापक, आप सब जानते हैं, बहुत बचपन से हम ये चीज़ समझते चले आ रहे हैं, फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, 1 पॉइंट। ठीक है, गुरु व प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य, दूसरा पॉइंट। और चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, और ठीक है, वेरी गुड, इनके दरबार में सीधा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। ठीक, और प्रशासन है वो अर्थशास्त्र वो क्या पढ़ेंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसको मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लिखने में मतलब रिलेवेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम पेज भरना है तो भर देंगे। तो अभी आप देखो कितनी बातें सीखे आपने। एक बात, क्या? मौर्य वंश के संस्थापक, तो फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, एक बात। दूसरी बात, गुरु और प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य। तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया, या नंद वंश के अंतिम शासक
धनानंद को पराजित किया। ठीक, इतनी बातें तो आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। इनके दरबार में कौन आए? कोर्ट में मेगस्थनीज या यूनानी राजदूत मेगस्थनीज का आगमन हुआ। ठीक है, और मौर्यकालीन प्रशासन, अब चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी उस प्रशासन का हिस्सा थे ना, तो मौर्यकालीन प्रशासन जो है वो किस पर आधारित था? या अब यहाँ पे जैसे हमें स्पेसिफाई करना है चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन, क्योंकि उस समय यही राजा हैं, किस पर आधारित था? तो थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन हो जाएगा, हमने उन्हें महत्ता दे दी। और हम देखें अब इनका युद्ध किससे हुआ था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे हो गया, फिर से यहीं जाना होगा। सिकंदर जो थे, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो आचार्य चाणक्य धनानंद से मिले थे। ये जो था सेल्यूकस निकेटर, ये इनका सेनापति था। जब ये चला गया तो ये इसको छोड़ गया अपने क्षेत्रों में शासन करने के लिए। तो अब जब ये शासक के रूप में आ गया तो इसकी पंगेबाजी इससे होगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, और सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद आपको पता है इनकी एक बेटी थी हेलेना। क्या थी? हेलेना। हेलेना से किसकी शादी होगी? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो दो युद्ध हमने बता दिए, एक घनानंद को हराया, एक सेल्यूकस निकेटर को हराया। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, ठीक है, श्रवण बेल गोला। ठीक है, ये बहुत आता है क्वेश्चन, कर्नाटक। तो श्रवण बेल गोला में इन्होंने संलेखना, कौन सी पद्धति? संलेखना पद्धति से। संलेखना पद्धति का मतलब होता है कि पहले आप खाना छोड़ते हैं, फिर आप पानी छोड़ देते हैं, फिर प्राण त्याग देते हैं। तो धीरे धीरे तो संलेखना मेथड से इन्होंने क्या किया? अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका बेटा कौन था? चंद्रबिंदु। तो बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंबिसार कहाँ था? कल बताओ जल्दी से। बिंबिसार था हर्यक वंश में। तो ये एक बात आ जाती है। तो आप अगर देखोगे तो इतनी सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं, बस कहानी उतनी याद रखना जितनी हमें लिख ले जानी है। अब होता क्या, गलती क्या, कहानी इतनी सुनाते हैं लोग या इतनी सुनते हैं कि फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं कि कंटेंट कहाँ है हमारे काम का। तो कहानी सिर्फ उतनी कि घनानंद के समय हम, अब ये लोग कैसे हो गए, घनानंद और सिकंदर एक ही समय के हैं, क्या बोलते हैं? समकालीन, यानी कंटेम्प्रेरी। तो ये कंटेम्प्रेरी हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन कंटेम्प्रेरी हैं बेटा? सिकंदर, घनानंद। याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य शासक नहीं बने थे, तो ये इनके समकालीन नहीं हैं। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो सिकंदर ने आक्रमण किया, चाणक्य जी घनानंद के दरबार में पहुंचे, इनकी इंसल्ट हो गई। इंसल्ट होने के बाद इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ज्ञान दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने, जय हो भगवान, अब और ठंड का बचा कुचा काम, ठीक है ना, घनानंद को हरा दिया, मौर्य वंश की स्थापना कर ली। आगे चल के इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया। इनके दरबार में इन्हीं का राजदूत मेगस्थनीज आया जिसने इंडिका बुक लिखी। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इनकी मृत्यु श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुई है। संलेखना पद्धति से इन्होंने प्राण त्यागे थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन मौर्य किस पर आधारित था? अर्थशास्त्र पर आधारित था। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से धीरे धीरे करके कनेक्ट हो जाती हैं। अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे तो बहुत आराम से आप लिख भी ले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? तो कल जो हम जहाँ पे अपनी कहानी हमने अर्थशास्त्र को थोड़ा सा बता के और चाणक्य को बता के किया था, तो उसकी एक कहानी है। अब बताइए पहले आपने नोट क्या क्या किया था। अब हमें आंसर के फॉर्मेट में ही नोट करना है। देखो, आप अपने फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, लेकिन आप ये फ्लो चार्ट तब बनाना जब एक दूसरे सही कनेक्ट कर पाओ। अला उसको सही कनेक्ट करना, क्योंकि मैं तो कहीं से भी कहीं कनेक्ट करा रहा हूँ आपको, लेकिन आप भी उस चीज़ को अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। डालिए हेडिंग जरा। चलिए भाई, आवाज़ आ रही है लाइव में? तो देखिए हमने क्या क्या लिख लिया। एक हमने लिखा अर्थशास्त्र, सुनाई तो दे रहा है ना आपको लास्ट में? ठीक।
अर्थशास्त्र लिख लिया। अब हम आ जाते हैं अर्थशास्त्र के बाद इस क्वेश्चन को। पहले क्या लिखना है आपको, ये 2 पॉइंट आपने नोट किए, अच्छे से नोट करके स्टार बना दो क्योंकि बहुत गलत करते हैं लोग। अब लिख लीजिए इंडिका। इंडिका लिखिए, इंडिका। तो इंडिका किसकी बुक है? सबसे पहले तो लेखक, राइटर मेगास्थनीज, एक पॉइंट हो गया। तो इसके राइटर कौन है? मेगास्थनीज। अब हमें क्या जानकारी देती है ये? लिख लीजिए मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा पॉइंट एक और क्या होगा? मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित। क्या जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन समाज की जानकारी। और वो समाज कितने वर्गों में था? 7 वर्गों में। तो एक हो गया इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्यन सोसाइटी, और ब्रैकेट में लिख देना डिवाइड इनटू 7 कैटेगरी या 7 क्लास। तो मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। ये 3 पॉइंट आपको इंडिका में लिखना है। अब अगर ऐसे देखो, मैं बोलूँ सामाजिक जीवन की जानकारी कहाँ से मिलती है? इंडिका से। भैया जो समाज देखा होगा वही सामाजिक जीवन होगा। अब मैं बोलूँ पाटलिपुत्र की जानकारी, समझना बात को। तो पाटलिपुत्र क्या था? राजधानी थी इनकी। तो पाटलिपुत्र की जानकारी कहाँ से मिलेगी? इंडिका से। अब बोलें पाटलिपुत्र का प्रशासन कहाँ से मिलेगा? भाई जो देखा होगा, दरबारी थे, मंत्री थे, सेनापति थे, वो इन्होंने देखा, इंडिका में छाप दिया। तो पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था, समझना अच्छे से, तो इसकी जानकारी भी कहाँ से मिलेगी? इंडिका से ही मिलेगी। भाई चाणक्य ने तो पहले ही लिख डाली, जो चीज़ पहले लिख गई उसमें कहाँ से आएगा बाद के शासन का सिस्टम? तो ये तो हो गया इंडिका का। अब आ जाइए मेगास्थनीज पे, दूसरा क्वेश्चन। कौन है भैया मेगास्थनीज? सेल्यूकस निकेटर के यूनानी राजदूत। लिख लीजिए सेल्यूकस निकेटर के यूनानी राजदूत, ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के यूनानी राजदूत। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इनकी बुक क्या है? इंडिका। और इंडिका में किसकी जानकारी है? अब आप दोनों पॉइंट लिख सकते हैं, मौर्यकालीन समाज और प्रशासन की जानकारी। इंडिका के आगे क्या लिख दे? मौर्यकालीन समाज व प्रशासन। ठीक, तो इंडिका के आगे डैश लगाइएगा, मौर्यन सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और तीसरा किसके दरबार में? कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। ठीक, ये हो गया भैया मेगास्थनीज बाबा। अच्छा, कभी गलती से सेल्यूकस निकेटर पूछ ले, पूछा नहीं है ये क्वेश्चन हालांकि, लेकिन बस ऐसे ही देखो, समझो अच्छे से। सिकंदर का सेनापति, ठीक है, तो कमांडर इन चीफ ऑफ सिकंदर या अलेक्जेंडर एक। दूसरा, ठीक है। अब क्या दूसरा पॉइंट? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। लिंक तो नहीं गई ना? तीसरा पॉइंट क्या? ठीक है, इसका राजदूत मेगास्थनीज इसी का था, और अपनी बेटी का विवाह संधि की होगी, ठीक है ना? तो एरिया, हरात अगर आपने सुने हो, अराकेशिया, ये सारे क्षेत्र जो हैं, अभी हम पढ़ेंगे इन्हें डिटेल में, जब मौर्य वंश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अराकेशिया, एरिया, हेरात, ये क्षेत्र इन्होंने इनको दे दिए थे। आदेश भेज देना लिंक।
सेल्यूकस निकेटर में लिख लीजिए बेटा, कमांडर इन चीफ ऑफ अलेक्जेंडर, सिकंदर के सेनापति। दूसरा पॉइंट, इनका राजदूत एम्बेसडर कौन था? मेगास्थनीज। तीसरा पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। और इनकी डॉटर या बेटी कौन है? हेलेना। और चाहो तो लिख देना, हेलेना मैरिज किससे हुई? चंद्रगुप्त मौर्य से। हो गया यहां तक? ये तो बातें हुई, बस चंद्रगुप्त मौर्य मैं अभी नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे चल के इन्हें तो डिटेल में, फिर भी आप बस अच्छे से समझ लीजिएगा मौर्य वंश के संस्था। अब देखो करना क्या है एक्चुअली, अगर आप हिस्ट्री को कनेक्ट नहीं कर पाए तो आपको याद नहीं रहने वाली है। थोड़ा समझिएगा अच्छे से, बिल्कुल रिलैक्स मोड में, बिल्कुल लिखना नहीं है, बस सुनते चलिए। थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग शांत रख के हमें चीज़ों को इंटरकनेक्ट करना है। अगर हम देखें तो जो व्यवस्थित इतिहास है वो मगध से शुरू होता है। इसे हम कह सकते हैं कि 16 महाजनपद जो थे, क्या थे? 16 महाजनपद। उन 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? मगध था। और याद रखना, शुरू में इसकी राजधानी बिल्कुल पाटलिपुत्र नहीं हुआ करती थी। प्रारंभिक रूप में इसकी राजधानी जब हम 16 महाजनपदों में देखते हैं तो क्या थी ये? राजगृह या गृहब्रज। ठीक, आप राजगृह से मतलब रखो, तो इसकी राजधानी या सी लिख दूं कैपिटल, तो मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। हम कहाँ हैं? हम बात कर रहे हैं 16 महाजनपद। उन 16 महाजनपदों में जहाँ से एक्चुअली राजा स्टार्ट होते हैं व्यवस्थित रूप में, मगध की। अब इस मगध में जो एक वंश है वो है बृहद्रथ। कौन सा वंश है? बृहद्रथ वंश। ये बहुत कम लोगों ने इस पे ज़्यादा चर्चा की होती है, बस आपको इतना ध्यान रखना होता है कि बृहद्रथ के नाम पर ही इस वंश का नाम क्या रख दिया गया? बृहद्रथ वंश। और इसके एक महत्वपूर्ण शासक थे जरासंध। तो जरासंध का नाम आप लोगों ने सुना होगा अगर आपने अच्छे से क्या देखी होगी? महाभारत। रामायण में नहीं, महाभारत में। महाभारत में आपने जरासंध का नाम कहाँ सुना है? जरासंध को कहीं सुना आपने? अच्छा, जरासंध को किसने पराजित किया था? भीम। भीम जानते हैं ना? भीम ने इन्हें 2 हिस्सों में फाड़ दिया, तो बहुत शक्तिशाली था ये। किसको? जरासंध को। ये चूंकि आपके इतिहास में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी बृहद्रथ वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? जरासंध। ठीक है, बृहद्रथ के नाम पर इस वंश का नाम बृहद्रथ पड़ा। और ये किससे पराजित हुआ जरासंध? तो भीम ने इसे पराजित किया था। इतनी बातें, लेकिन ये चूंकि कैसी है, हिस्टोरिकली आपको बहुत ज़्यादा इनको पढ़ने को नहीं मिलता है, तो आपसे क्वेश्चन नॉर्मली यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। ये तो एक वंश है जो किस में है? आपका मगध में है। शुरू जो कहानी होती है वो यहाँ से होती है एक्चुअली। दूसरा कहें या कहें पहला महत्वपूर्ण वंश, याद करो आप लोग, कौन सा वंश? हर्यक वंश। तो ये जो हर्यक डायनेस्टी है, इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन? अब थोड़ा सा ध्यान रखना, बिंदुसार नहीं है ये। अभी हम जहाँ थे हम वहीं के वहीं आपको छोड़ देंगे, बस थोड़ा सा बस समझते चलिएगा। तो हर्यक के संस्थापक हैं बिंबिसार। ठीक है, और इसके बाद में, बिंबिसार के बाद में आता है इनका बेटा अजात शत्रु। ठीक है, और अजात शत्रु के बाद में इनका बेटा कौन आता है? उदयन। तो ये उदयन आ गया। ये जो उदयन है बेटा,
यही उदयन है जो हम क्या देखते हैं, ये जो पाटलिपुत्र हम देखते हैं, ये यहाँ जाके राजधानी बनती है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या बन जाता है, पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, हर्यक वंश के शासक उदयन की। ठीक है, आधुनिक रूप से क्या है पाटलिपुत्र, बिहार की जो राजधानी पटना है। तो वर्तमान में ये क्या है, प्रेजेंट डे में हम इसे क्या है ये अपना, तो वर्तमान पटना ही उस समय का क्या था, पाटलिपुत्र था। इतनी बात समझ में आ रही। मगध का पहला महत्वपूर्ण वंश जिसकी ऐतिहासिकता हमें व्यवस्थित रूप से मिलती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसका हमें प्रॉपर वे में मिलता है, उसका फाउंडर कौन है हर्यक का, बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन। और इस वंश में हम जब थोड़े से और आगे जाते हैं तो इसमें आता है अंतिम शासक। बताओ भाई कौन था पहले तो, किसको पता है इस वंश का अंतिम शासक, किसकी बात कर रहे हैं हम, हर्यक की। बहुत सरल है, ऐसे नहीं करो, मतलब फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, इस वंश के बाद आएगा कौन सा वंश, समझना अच्छे से, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल तसल्ली से, जिससे कि घटनाएं आपको कनेक्ट हों। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। देखो, बिंबिसार की हत्या करते हैं अजातशत्रु, अजातशत्रु की हत्या करते हैं उदयन। तो इसीलिए ये वंश क्या हो गया, पितृहंता, मतलब पिता की हत्या करके शासन करने वाला वंश। तो पितृहंता वंश या हर्यक वंश एक ही है। तो बनाइए मत मैडम, बना लीजिएगा, समय देंगे पर्याप्त। देखिए फिर कह रहा हूँ कनेक्ट करिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं बता रहा है जो नहीं लिखा है किताबों में, सब लिखा है, बस आप थोड़ा कनेक्ट करिए। अब इस पर थोड़ा फोकस करिए, नाग पर। पहले तो नाम याद करने की कोशिश करिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, और उदयन ने पाटलिपुत्र, और अंतिम शासक नागदशक, और नागदशक की हत्या करेंगे। देखो, नाग और शिशुनाग, तो इसके बाद में जो आते हैं वो कौन आते हैं, शिशुनाग। अब देखो थोड़ा समझना, शिशुनाग वंश, कौन सा वंश, शिशुनाग वंश। इसके फाउंडर कौन होंगे, नाम में ही छुपा है, जैसे बृहद्रथ वाला बृहद्रथ था, तो संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, तो फाउंडर है शिशुनाग। कनेक्ट कैसे करेंगे, नाग की हत्या नाग ने कर दी। एक्चुअली ये जो नागदशक थे अंतिम शासक, इनका सेनापति था शिशुनाग। कौन था ये, अगर हम देखें तो किसका सेनापति है ये, नागदशक का सेनापति था शिशुनाग। और शिशुनाग ने नाग को मार डाला, डस लिया। ठीक है, तो आपस में, क्योंकि गलत ऐसे ही होता है, अभी यहाँ बृहद्रथ याद आ जाएगा आपको, कुछ और याद आ जाएंगे। तो शिशुनाग ने किसको मारा, तो इनको आप याद रखो, ये नाग और यहाँ नाग। तो नागदशक को शिशुनाग ने मारा, और कौन सा वंश स्थापित किया, शिशुनाग वंश। एक हो गया। अब इस शिशुनाग के बाद इनका बेटा आता है कालाशोक। कौन सा आया इनका बेटा, कालाशोक। इसी को हम क्या नाम देते हैं, काकवर्ण। तो ये काकवर्ण भी कहलाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि काकवर्ण किसकी उपाधि थी। ठीक है, अब कालाशोक के बाद इसमें आएगा अंतिम शासक। अब आप मुझे बताओ, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, कल ही पढ़े हम, कौन था, तो अंतिम शासक कौन, नंदी वर्धन। ठीक है, आ गया नंदी वर्धन। तो कनेक्ट करो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप जब तक आपकी क्रोनोलॉजी क्लियर नहीं होगी ना, आपके कहीं भी बैठ जाएंगे। तो नंदी वर्धन किस वंश का, अंतिम
शिशुनाग वंश, शिशुनाग ने इसकी स्थापना की। शिशुनाग के बाद कालाशोक, कालाशोक के बाद नंदीवर्धन, और नंदी में नंदी में क्या लिखा है? नंद। तो नंदी को मारेंगे नंद, और नंद कौन होंगे? महापद्म नंद। कनेक्ट करो फिर से। तो नंदी को किसने मारा? कहानी वही। कौन इनके? ये मंत्री या सेनापति किसके? नंदीवर्धन के। नंदीवर्धन जो अंतिम शासक थे शिशुनाग वंश के, इनके सेनापति और मंत्री महापद्म नंद ने, एक्चुअली एक महल क्रांति हुई थी, भगदड़ मच गई थी महल में, और उसी का मौका उठाते हुए इनने इनके अंदर छुरी घोंप के इनको निपटा दिया। किसने? महापद्म नंद ने। अब इसने किस वंश की स्थापना की? नंद वंश की। तो कौन सा वंश स्थापित हो गया? नंदीवर्धन की हत्या नंद ने की, और नंद कौन था? वो महापद्म नंद। और इसने कौन सा वंश स्थापित कर दिया? तो ये क्या हो गया? फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी का संस्थापक कौन? महापद्म नंद। अब भैया महापद्म नंद के बाद कौन सा शासक आएगा? अभी पढ़ा हमने, घनानंद भी बोलते हैं इसे, हम धनानंद भी बोलते हैं। दोनों स्पेलिंग हिंदी इंग्लिश सब सही है, आपकी जो इच्छा, जो आपको इजी याद हो जाए। आपको अगर घनानंद अच्छा लगता है आप घनानंद लिखो, आपको धनानंद अच्छा लगता है धनानंद लिखो। दोनों ही चीज़ें बुक्स में मिलती हैं, कुछ भी गलत होने की संभावना नहीं है। तो ये कौन था? महापद्म नंद का ये बेटा था, ठीक है। और यही था कैसा शासक? किस वंश का? नंद वंश का। अब अभी पढ़ा आपने, इसको कौन पराजित करेगा? तो कौन आए? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। क्या बन जाएंगे ये? संस्थापक किस वंश के? मौर्य वंश के। समझना अच्छे से, बिल्कुल आराम आराम से। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य आ गए, इनको हम आखिरी तक ले जाएंगे, बस फिर हम अपन रुकेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, ऐसे याद रखना। कैसे याद रखना है? चंद्र बिंदु, बिंबी नहीं। अक्सर लोग गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। तो चंद्र बिंदु यानी कौन आए भैया? बिंदु सार। तो बिंदुसार आ गए। समझना बहुत आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। और बिंदुसार का बेटा अशोक, ठीक है। और इस वंश में अंतिम शासक, अब अंतिम आएंगे, और भी लोग हुए हैं, आपको 3 ही शासक पढ़ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंतिम शासक थे इस वंश के, यहां थे बृहद्रथ। कौन? अब देखो, मगध साम्राज्य का पहला वंश बृहद्रथ, और मगध साम्राज्य के मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ। अब सुनिए तो, मजेदार बात बताता हूं, मैं वही तो समझा रहा हूं। अब पेपर में प्रश्न आ जाए बृहद्रथ, फिर पेंच फंस गया, फिर क्या लिख, मतलब आप पता है मैं 99.99% की गारंटी दे सकता हूं कि क्या लिखेगा बच्चा? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे, जिनकी हत्या, अब इनके सेनापति, वो तो क्रम चल रहा है, सेनापति मारते हैं। इनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जो मध्य प्रदेश में रहे हैं। तो पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की। मैक्सिमम बच्चे यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना कर दी। लेकिन यहाँ फिर वही 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आपको 3 चाहिए। तो क्योंकि उसने ये नहीं लिखा कि बृहद्रथ या बृहद्रथ वंश, तो आपको बताना है कि एक अन्य बृहद्रथ वंश के संबंधित भी थे। बस इतनी सी एक लाइन और फिर पूरे 3 नंबर। बात समझ में आ रही है? और ऐसे सोचो, क्या ये यहाँ हो सकते हैं?
इतना जी सकते हैं क्या कोई? ये पता है आप कहाँ की बात कर रहे हैं? मतलब समझ रहे हैं आप कौन सी कहाँ आ गए हम? कितने BC AD में कहाँ होंगे? अच्छा, यहाँ सुंग वंश कब स्थापित हुआ, अगर किसी को पता हो तो? तीसरी सदी के आसपास, तीसरी सदी के आसपास। तीसरी सदी। और बताइए कब हो सकता है अप्रोक्स? फिर भी एक अंदाजा। लाइव में कोई बताएगा कि आप बस ये बता दो सुंग वंश कब आया होगा, एक अप्रोक्स, अगर किसी को कभी पढ़ा हो किसी ने तो। अब अच्छी बात सुनो, आपको ना यहाँ पे बिल्कुल ईयर याद नहीं करने हैं, ना पेपर में आते हैं, और ना आपने आज तक एक प्रश्न देखा होगा कि अशोक का शासनकाल कब से कब तक था, ना आपने कभी ये सुना होगा अकबर का शासनकाल। तो अच्छी बात, पता है फंसता बच्चा कहाँ है? शुरू में ही वो हर एक की ईयर को याद करने की कोशिश करता है। इतने से इतने तक हर्यक वंश, इतने से इतने तक बिंबिसार, इतने से इतने तक अजातशत्रु, इतने से उतने तक उदयन, और वो यहीं ढेर हो जाता है, क्योंकि वो अब चूंकि याद नहीं होते। सही बात यही है। तो याद रखना कि इतिहास में ना ऐसा नहीं कि हर जगह बस सिर्फ डेट ही याद करनी है और ईयर याद करनी है। यहाँ बिल्कुल नीड नहीं है, ना किसी तरीके का प्रश्न आता है। बट जब धीरे धीरे आप कनेक्ट करते हैं चीज़ें, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी क्रम में अरेंज हो जाती हैं, और जब वो क्रम में अरेंज होती हैं तो एक अंदाज़ा आपको लग ही जाता है कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें होती हैं। इतिहास में जो ईयर महत्वपूर्ण है वो आपके सल्तनत काल और मुगल काल में महत्वपूर्ण है। और कहाँ आपको ईयर याद रखने होंगे? युद्धों के समय। कि अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, 261 BC में, 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ। ठीक है, अशोक ने कलिंग के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, और कलिंग के शासक को पराजित कर दिया था। उसी के बाद इन्होंने युद्ध नीति को त्याग दिया था और धम्म नीति को अपनाया था। तो अब ये अशोक का जो युद्ध है, कलिंग का युद्ध, ये 261 BC का है। यहाँ से प्रश्न आता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध कब का है? 261 BC का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी नहीं पूछा गया कि अशोक का कार्यकाल कब से कब तक था। तो हम कार्यकाल को लेकर अनावश्यक नहीं उलझेंगे। अगर हम ज़्यादा उलझे तो इतिहास पर नहीं याद होने वाला हम, और याद भी हो जाएगा। देखो, जो चीज़ एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है, जिन चीज़ों का एग्ज़ाम में कोई विशेष महत्व नहीं है, उन चीज़ों से हम थोड़ा सा किनारा करते हुए चलेंगे। हम वही करेंगे जो एग्ज़ाम में आता है बस, क्योंकि एट द एंड हमें सेलेक्ट होना है। विद्वान तो बनते रहना जीवन भर पढ़ पढ़ के। बात समझ में आई? करो कनेक्ट। अब मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में से एक मगध था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उस वंश मगध के अंदर एक पहला वंश बृहद्रथ वंश मिलता है। बृहद्रथ नाम के व्यक्ति की जानकारी यहाँ से मिलती है। इसके बाद यहाँ पर जरासंध, जो कि सबसे शक्तिशाली शासक था इस वंश का। इसके बाद हर्यक वंश आता है, और हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। बिंबिसार जो थे, इनका बेटा कौन था? अजातशत्रु। और इनका बेटा कौन था? उदयन। तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी। और इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक नागदशक, जिसकी हत्या इनके सेनापति या कमांडर इन चीफ शिशुनाग ने की। और कौन सा वंश स्थापित किया? शिशुनाग। इसी को बेटा कभी कभी शिशुनाग वंश को ही हम क्या बोलते हैं? नाग वंश भी बोलते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना। शिशुनाग इसके संस्थापक और पहले शासक थे। फिर इनका बेटा आता है कालाशोक। ठीक है, इसको हम काकवर्ण के नाम से जानते हैं। और इस वंश का अंतिम शासक आता है नंदीवर्धन। इस नंदीवर्धन की हत्या इनके मंत्री या अमात्य कौन करते हैं? महापद्म नंद कर देते हैं। और इस तरीके से महापद्म नंद किस वंश की स्थापना करते हैं? नंद वंश की स्थापना करते हैं। अच्छी बात, इसमें बहुत ही कम शासक हैं, एक महापद्म नंद और घनानंद। काम खत्म। 8 बेटे थे और ये छोटा था, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक था, तब भी ये शासक बना। तो ये धनानंद था, धनानंद या धनानंद। ठीक है, इनको ये अंतिम शासक थे किस वंश के? नंद वंश के।
इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं और किस वंश की स्थापना करते हैं? मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। फिर मौर्य वंश में कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, इनका बेटा चंद्रबिंदु, बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक महान शासक, और अंतिम शासक बृहद्रथ, और इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग जो कि इनके सेनापति थे वो करेंगे। और कौन सा वंश एस्टेब्लिश करेंगे? शुंग वंश स्थापित करेंगे। अभी जितनी चीजें हमने थोड़ी बहुत देखी थी, अब बताओ धनानंद में क्या लिखोगे? देखो बार बार आप क्या करो, मेन सब तभी लिख पाओगे जब आप चीजों को, अब जैसे मान लो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक, अगर ये फुल क्वेश्चन आया नंद वंश की विस्तार से व्याख्या कीजिए तो ये 5 मार्कर आएगा, ठीक है। तो नंदा डायनेस्टी के बारे में बताना है। इंडिविजुअल आएंगे तो महापद्म नंद और धनानंद आएंगे। अब आप धनानंद के बारे में कितना पढ़े अभी बताओ? और ये नंद वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, देखो महापद्म नंद के पुत्र तथा नंद वंश के अंतिम शासक। तो हमने इनके बारे में बता दिया, इनके बारे में बता दिया। एक पॉइंट पहले थोड़ा तो बताओ कि कौन, तो शुरू में ये नहीं सीधा पराजित अपन ने कर दिया, ये ध्यान रखना है। क्या धनानंद कौन थे? महापद्म नंद के पुत्र तथा नंद वंश के अंतिम शासक, जिससे ये समझ में आया कि भाई अंतिम शासक। अब बात करें तो किसके समकालीन? बिल्कुल नहीं, शासक तो चंद्रगुप्त मौर्य बनते ही तब हैं जब इन्हें हरा देते हैं, ये गलत हो जाएगा। सिकंदर, मैं इसलिए चुप था थोड़ी देर तक, सिकंदर के समकालीन, कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर। देखो शासक को शासक के समकालीन बताओगे ना, जो शासक ही नहीं है भाई, दो बराबर के लोगों में तुलना होगी ना, ठीक है। देखो समकालीन में शासक से समकालीन होते हैं, हाँ व्यक्ति के रूप में समकालीन बिल्कुल है, लेकिन शासक तो बनेंगे ही तब जब ये हटेंगे। तो काल तो बदल गया, इनका काल खत्म हो गया, इनका काल शुरू हो गया, इनके साथ तो अकाल हो गया, समझ गए ना। तो किसके समकालीन? ये सिकंदर के समकालीन। देखो अगर एक और बात, अगर एक ही जैसी चीजें लिखोगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, तो हमें अलग अलग चीजें बतानी। एक क्या बताया हमने? महापद्म नंद के पुत्र, सन ऑफ महापद्म नंद एंड लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, एक पॉइंट हो गया। दूसरा किसके समकालीन? सिकंदर के समकालीन, या यूं कहें सिकंदर का आक्रमण भारत में जब हुआ था तो उस समय मगध का राजा धनानंद ही था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य ने और ज्यादा है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से धनानंद को पराजित किया। इससे ज़्यादा आपको सच में कुछ लिखने की इनकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इनने कुछ नहीं किया अपने जीवन में तदिक धा के अलावा। इनके यहाँ गाना बजाना चलता रहता था और बस ये सुनता रहता था, और जब खुश हो गया तो सौटान लुटा देता था और बस ये करता रहता था। क्योंकि शक्तिशाली था तो किसी की मजाल नहीं थी कि कुछ भी कर पाए। ठीक, इनके पिताजी के बारे में कैसे लिखेंगे? इन्होंने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर नंद वंश की स्थापना की। ठीक, बहुत बढ़िया। एक ही लाइन में हम दोनों चीज़ों को निपटा दें। क्या? शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर नंद वंश की स्थापना की, ठीक है। और अगर आपको लगे पॉइंट ज़्यादा बनाने हैं तो नंद वंश के संस्थापक, अगली लाइन नंदीवर्धन की हत्या कर नंद वंश की स्थापना, 2 लाइन हो गई। तीसरी लाइन क्या बताओ आप? ठीक है, इनके दरबार में एक व्यक्ति हुआ करते थे, पाणिनि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनके दोस्त भी थे, इनके दरबारी भी थे। पाणिनि की एक बुक है जो एग्जाम में इतनी आती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इनकी बुक है क्या? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी किसकी बुक है? संस्कृत व्याकरण या ग्रामर की। तो संस्कृत व्याकरण की बुक कौन सी है? अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर की बुक है। उसके रचयिता कौन है? पाणिनि। तो इनके दरबार में कौन? पाणिनि। एक और बात हो गई। और हम आपको बताते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात, इनके कुछ टाइटल थे, बताएगा कोई? देखो पहली बात मैं बताऊं, ये जो महापद्म नंद थे ना बेटा,
महापदम नंदिनी, ये पहला वंश है। कौन सा वंश? जो शूद्र से संबंधित माना जाता था। और ये जो ऊपर थे ये सब, ये क्षत्रिय थे, तो इन्होंने सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था। अब आप इतिहास में बताओ, हम कहाँ सुनते हैं कि क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे माना जाता है? परशुराम। परशुराम जो थे ना, इनसे पंगेबाजी हो गई थी, तो इनने पूरे क्षत्रियों का नाश कर दिया था। और ये तैयार रहते थे, क्षत्रिय दिखे नहीं कि हम उसे मारे नहीं। आपको पता है, जब ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में अगर कोई पंगेबाजी होती है और क्षत्रिय अगर 3-2-5 करते हैं, तो ब्राह्मण क्या बोलता है? देखो, हम वही परशुराम के वंशज हैं जिनने आपको क्या किया था, क्या कर दिया था? क्षत्रिय विहीन कर दिया था भैया। तो अब उसको कैसे समझना है? तो सर्व क्षत्रांतक, क्या नाम दिया गया इन्हें? सर्व क्षत्रांतक। मतलब क्या? डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रियों का नाश करने वाला। कौन कौन हो गया सर्व क्षत्रांतक? महापदम नंद। इसके अलावा इनका एक और टाइटल था। अब एक बात बताओ, परशुराम तो पहले ही हो चुके हैं, तो परशुराम जैसे अगर काम करेंगे तो इन्हें क्या बोल देंगे? बोलो। अरे भैया, द्वितीय परशुराम। तो सेकंड परशुराम का टाइटल किन्हें दिया गया? महापदम नंद को। ठीक है, एक राठ इन्हीं का टाइटल था, सर्व क्षत्रांतक इन्हीं का टाइटल था, द्वितीय परशुराम इन्हीं का टाइटल था। तो 3 हम उपाधि लिख देंगे, एक राठ, द्वितीय परशुराम, सर्व क्षत्रांतक। क्या किया? नंद किस वंश? बोलो जल्दी से। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर नंद वंश के संस्थापक इनके दरबारी पाणिनि, जो कि अष्टाध्यायी के रचयिता या लेखक थे। और इनका बेटा ज़्यादा लिखना है तो घनानंद, उसने कुछ इतने अच्छे काम नहीं किए कि बताने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर धनानंद को हम आराम से कर सकते हैं। ये पूरी बातें अगर आप उड़ेल दो तो आपका ये 5 मार्कर क्वेश्चन कौन सा कवर हो जाएगा? नंद वंश। क्योंकि कभी कभार क्या करते हैं वो, जैसे 5 मार्कर में कुछ महत्वपूर्ण शासक ही आते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है चलो अपन देखें बच्चों को क्या लिख सकते हैं, तो पूरा का पूरा वंश पूछ लेते हैं। ये जैसे एक बार कण्व वंश पूछा गया है, मतलब पूरा वंश पूछ लिया। ठीक है, एक बार, ठीक है ना। तो नंद वंश ऐसे अगर आता है तो आप कर पाएंगे? सीधी सीधी बात है। महापदम नंद, धनानंद, 2 शासक मिल रहे हैं आपको। महापदम नंद ने क्या किया? नंदीवर्धन की हत्या, या कहें शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके क्या स्थापित किया? नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इनके दरबारी या दरबारी विद्वान ज़्यादा अच्छा है, कोर्ट स्कॉलर, इनके दोस्त भी थे ये पाणिनि, इनकी बुक अष्टाध्यायी। फिर तीसरी बात, इनकी उपाधियाँ सर्व क्षत्रांतक, द्वितीय परशुराम, एक राठ, इनके टाइटल थे। फिर इसके बाद धनानंद आ जाएगा। तो धनानंद में क्या? नंद वंश का अंतिम शासक तथा महापदम नंद का पुत्र, या महापदम नंद का पुत्र व नंद वंश का अंतिम शासक। ठीक है, फिर किसके समकालीन? सिकंदर के। ठीक है, तो सिकंदर के समकालीन। और फिर इसे कौन हराएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की, या चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। आराम से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है बिना किसी मथाफोड़ी के। लेकिन अब देखो, समझो गेम क्या है। अगर आप क्रम से नहीं समझेंगे तो आप पिछले वाले को आगे से कनेक्ट नहीं कर सकते, और कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप बिना मतलब फिर आप रट के ही लिख पाएंगे। कुछ पॉइंट ऐसे हैं ना जो हम रट नहीं रहे हैं, एक के बाद दूसरा अपने आप निकल रहा है। फिजिक्स में नहीं होता, एक स्टेप निकलता है फिर दूसरा स्टेप ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिजिक्स किसका था? 11th-12th में था ना, आपने देखा होगा। फिजिक्स में, मैथ में एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप अपने आप आता है, जबकि हिस्ट्री पॉलिटी में नहीं होता ऐसे। लेकिन एक्चुअली सिस्टम वही है, अगर हम उसको थोड़ा व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नंदवंश, क्योंकि हम चाणक्य पे थे तो उसी से एसोसिएटेड होकर ये पूरी कहानी नंदवंश की हो जाती है। इसके पीछे चलो, ठीक है। कहाँ? नंदीवर्धन हम लिखा चुके हैं आपको। नंदीवर्धन 3 लोग बताए थे हमने आपको, कौन कौन से?
महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन, जिनकी आज्ञा लेके कितने साल में महावीर स्वामी घर छोड़े थे भाई? गौतम बुद्ध के कोई भाई नहीं थे, अकेले थे वो। ठीक है, तो 30 वर्ष महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन थे। इन्हीं से आज्ञा लेके महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। ठीक है, दूसरे नंदीवर्धन हमने कहाँ देखे? शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। और तीसरे नंदीवर्धन हमने कहाँ देखे? प्रद्योत वंश, जो कि कहाँ, उज्जैन या अवंती में था, चंडप्रकोत, और उस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। तो ये 3 हमने नंदीवर्धन। अब इस पे इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे नंदीवर्धन को, क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? कभी नहीं आएगा डायरेक्ट ऐसे। नंदीवर्धन आता है तो एक्चुअली नंदीवर्धन पूछा ही तब जाएगा जब वो 3 डायमेंशन जानना चाह रहा है। ठीक है, इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर आप फिर भी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? किस वंश का? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। ठीक है, एक। फिर दूसरी बात कनेक्ट होगी, महापदम नंद ने, ठीक है, इस नंदीवर्धन की हत्या कर नंद वंश की स्थापना की। बहुत सीधे सीधे कनेक्ट हो रहा है, ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको देखो कालाशोक को, तो कालाशोक कौन है? उपाधि, काकवर्ण इसकी उपाधि है। अब इसके समय जो होता है वो क्या है? बोलो। वेरी गुड, फिर से जुड़ गई है। द्वितीय बौद्ध संगीति। आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर कुछ है कालाशोक की तो वो है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल या द्वितीय बौद्ध संगीति इनके समय हुई। और ये कब हुई? 383 BC में हुई। अब संगीति हुई तो इसी से आप बाकी सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो कि भैया इनके दरबारी विद्वान तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे कौन? इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, शब्बाकामी। तो शब्बाकामी हो गए अध्यक्ष, यानी इनके दरबारी विद्वान कौन होंगे? अध्यक्ष किसको बनाएंगे भैया आप अगर कोई फंक्शन कर रहे हैं? उसी को जो आपके दरबार में हो। तो शब्बाकामी इनके दरबारी हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? द्वितीय बौद्ध संगीति इनके समय में हो गई। क्या हो गई? ये काकवर्ण हो गए। किस वंश से संबंधित हैं? ठीक है, शिशुनाग, समझना, शिशुनाग वंश के दूसरे शासक तथा शिशुनाग के बेटे थे ये। किसके बेटे थे ये? शिशुनाग के बेटे थे ये। तो ये आपका कालाशोक हो जाता है। इसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? किनको मारा? देखो आप ना ज़्यादा रटने की जगह आप ऐसे समझो, शिशुनाग वंश के संस्थापक, या कहें किसके, जल्दी बताओ, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, समझ में आ रही है? और शिशुनाग का बेटा कौन? कालाशोक। और ये महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति। तो एक तो होगा शिशुनाग वंश के संस्थापक और एक किसकी हत्या की? नागदशक की हत्या की। किसके सेनापति थे? तो नागदशक के सेनापति थे ये शुरू में। आप अगर इसी को गोल गोल घुमा दोगे तो भी आप 3 लाइन लिख ले जाओगे। ज़्यादा कुछ अभी हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आपको कनेक्ट करा रहे हैं। उतने में भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। नागदशक में क्या? अंतिम शासक, हत्या, इनके सेनापति शिशुनाग द्वारा इनकी हत्या कर किस वंश की स्थापना? शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। पीछे आ जाओ। उदयन कौन? पहले तो हर्यक वंश का शासक, या कहें हर्यक, ठीक है, अजात शत्रु का पुत्र, हर्यक वंश का शासक, संस्थापक मत कर देना। ठीक है, एक किसकी हत्या की? ठीक है, तो अजात शत्रु की हत्या या अपने पिता की हत्या की। और क्या किया? पाटलिपुत्र का संस्थापक या पाटलिपुत्र की स्थापना की। 3 पॉइंट इससे कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ नहीं है आपका, कोई समस्या नहीं। अजात शत्रु कौन? हर्यक वंश का शासक, बिंबिसार का पुत्र,
बिंबिसार की हत्या की। अब इनके टाइटल हैं, तो बताओ मुझे बिंबिसार कौन थे? इनका टाइटल क्या? श्रोणिक। और ये कौन? ये कुणिक था। ऐसा समझ लो, कुण के पिता की हत्या कर डाली। कुण गया था पिताजी से, बोले छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो कुणिक कौन? अजातशत्रु। श्रोणिक कौन? काकवर्ण कौन था? तीन अलग अलग हैं, ठीक है। तो श्रोणिक, कुणिक और काकवर्ण, ठीक। अब ये जो बिंबिसार थे, अब देखो अजातशत्रु के समय क्या हुई बेटा? इसके समय हुई पहली बौद्ध संगीति। तो पहली बौद्ध संगीति किसके समय? अजातशत्रु के समय। तो ये हुई कब होगी? 483 BC। देखो अब अगर इससे ही कनेक्ट कर लोगे ना, तो इसके आसपास का टेन्योर तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि हाँ ये 483 के आसपास तो होगा ही होगा कम से कम, ये 383 के आसपास होगा। तो पहली बौद्ध संगीति हुई, ठीक है, इसके समय। और पहली बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप। तो ये जो महाकश्यप थे ये अध्यक्ष थे किसके? पहली बौद्ध संगीति के। तो दरबारी विद्वान कौन हो गए? महाकश्यप। पिता कौन हो गए? बिंबिसार। हत्या किसकी करेगा? बिंबिसार की। उपाधि क्या हो गई? कुणिक, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कब? 483 BC में। इसके अलावा इसने 2 हथियारों का प्रयोग किया था, महाशिला कंटक और, बोलिए किसी को पता हो क्या नाम है इनके हथियारों का? सुना है आप लोगों ने? किसी ने बताइए मैडम, कुछ पता हो तो। एक था महाशिला कंटक और एक क्या था? बोलिए भाई, लाइव में क्या? बोलो। 2 हथियार थे, एक था रथमूषल और एक था महाशिला कंटक। इन्होंने इनका उपयोग किया था। तो अजातशत्रु, इसके ऊपर कौन आएंगे? बिंबिसार। अब फिर से वही, हर्यक वंश के संस्थापक। उपाधि श्रोणिक, किसके पिता? ठीक है, या सीधा गए, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की। अब इसके अलावा इनका विवाह, ठीक है, इनने अपना साम्राज्य ना विवाह संबंधों से ही बढ़ाया था। ये बहुत समझदार व्यक्ति थे। शादी करो, दहेज में जायदाद नहीं ले लो, साम्राज्य ले लो, ठीक है। तो ये जो थे इनके 3 महत्वपूर्ण विवाह हैं जिनको हमें पढ़ना है और उस पर फिर हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आप थोड़ा सा बना लो, जिससे कि आपके दिमाग को थोड़ा जगह दे दे के बनाना, जिससे कि आप देखो पहला काम क्या है इतिहास को पढ़ने का। अगर आप एक वंश को डिटेल में पढ़ने बैठोगे ना, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना आपको 10 दिन लग जाएंगे और उस स्थिति में आपके अंदर बोरियत आ जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप होता ही ये है कि पहले हम थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो जो एग्ज़ाम में आता है वो समझ लें। एक बार कनेक्ट हो गया तो उसके साथ हम बाकी चीज़ों को बिठा सकते हैं। लेकिन अगर हमने पहली बार में, पानी तो ऐसे गिर रहा है भोपाल बहा देगा ये। चलिए डालिए मगध, मगध, ठीक है। मगध में लिख लीजिए मगध साम्राज्य के वंश, मगध साम्राज्य के वंश। अब मगध साम्राज्य में बेटा, ठीक है, मगध 16 महाजनपदों में से एक था। इसका पहला जो वंश था, लिख लीजिए फर्स्ट बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश कौन सा वंश हो गया? बृहद्रथ वंश। और महत्वपूर्ण शासक लिख दीजिएगा जरासंध। चला गया।
हाँ भाई, तो मगध में पहला वंश कौन सा है? बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ डायनेस्टी। और सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली शासक, तो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रूलर कौन था? जरासंध। ठीक है। इसके बाद आइए दूसरा, जहाँ से एक्चुअली इतिहास हमें देखने को मिलता है, एक व्यवस्थित हिस्ट्री जो हमें पढ़ने को मिलती है, वो है हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। अब हर्यक वंश में देखिए, इसी वंश का एक और नाम क्या है? पितृहंता। लिख लीजिए ऑब्लिक करके, हर्यक ऑब्लिक पितृहंता। सीधा सीधा ऐसे लिखा होता है बेटा, PITRAHANTA, पितृहंता। तो पितृहंता डायनेस्टी या हर्यक डायनेस्टी है ये आपकी। और इस वंश के पहले शासक बनाइए, थोड़ा स्पेस देके हुए बनाइएगा जिससे कि आप चीज़ें थोड़ी ऐड कर पाए। पहले शासक कौन? संस्थापक, फाउंडर, बिंबिसार। संस्थापक कौन है? बिंबिसार। और इनकी उपाधि क्या थी ब्रैकेट में? श्रोणिक। ठीक है ना, तो श्रोणिक, इनकी टाइटल क्या है? श्रोणिक, उपाधि है श्रोणिक। अब इनके बाद कौन आया था इनका बेटा? अजातशत्रु। लिख लीजिए, सेकंड रूलर अजातशत्रु। और अजातशत्रु का क्या टाइटल है? कुणिक। तो अजातशत्रु हो गया कुणिक। और इस कुणिक के समय में, अजातशत्रु के समय में सबसे इम्पोर्टेंट घटना, पहली बौद्ध संगीति, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC। पहली बौद्ध संगीति, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC। 483 BC में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इस संगीति के चेयरमैन कौन है? महाकश्यप। इसके बाद तीसरा रूलर क्या? सॉरी, बोलिए एक बार और बोलिए। कट के आ रही बेटा आपकी आवाज़, फिर से बोलिए आप। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वो इसके दरबार में ही होगा, तभी अध्यक्ष बनाएंगे संगीति का। तो अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीति, अध्यक्ष महाकश्यप, और 483। फिर इसके बाद इसका बेटा उदयन। उदयन जो था, किसका बेटा था ये? अजातशत्रु का। इसके समय की सबसे इम्पोर्टेंट घटना, पाटलिपुत्र का संस्थापक, फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र सिटी। तो पाटलिपुत्र शहर जो था ना बेटा, इसकी स्थापना किसने की? इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम स्टार बना लो। एक 483 BC बहुत आता है एग्जाम में ईयर वाइज। एक पाटलिपुत्र को आधुनिक रूप से किस नाम से जानते हैं? पटना के नाम से, ये भी खूब आता है। तो ये लगातार आए हुए क्वेश्चन है। उदयन, और उदयन के बाद अंतिम शासक कौन है इस वंश का? लास्ट रूलर, अरे यार, लास्ट रूलर कौन है? नागदशक। तो अंतिम शासक के रूप में हम लिखेंगे नागदशक। अब याद करिए, नागदशक की हत्या कौन कर रहा है भाई? इनका सेनापति या कमांडर इन चीफ। तो अब आएगा शिशुनाग। कौन आएगा? शिशुनाग। तो ये शिशुनाग जो है, इसी के नाम पर इस वंश का नेक्स्ट वंश कौन सा हो जाएगा? शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश। तो ये दूसरा वंश। इसके बाद ये तीसरा वंश अगर हम कहें मगध में, तो कौन सा आ गया? शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश में क्या करेंगे आप? संस्थापक कौन है? तो निश्चित रूप से फाउंडर कौन हो गया इसका? तो संस्थापक कौन है? शिशुनाग ही है। और उसी के नाम पर शिशुनाग वंश ऑब्लिक करके हम इसको क्या नाम देते हैं? नागवंश। तो शिशुनाग वंश या नागवंश, और फाउंडर या संस्थापक हो गया आपका शिशुनाग। बहुत अच्छे से बनाइए क्रोनोलॉजी, जितनी मन में बिठा सकते हैं बिठाइए इसको, क्योंकि एक बार में आप बहुत सारे वंश अगर कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो शिशुनाग हो गया। और शिशुनाग का बेटा कौन था? कालाशोक।
और कालाशोक का टाइटल या उपाधि क्या थी? काकवर्ण। ठीक है, तो काकवर्ण हो गया एक कालाशोक। कालाशोक जो है वो काकवर्ण के नाम से हम इसे जानते हैं। और इसके समय में महत्वपूर्ण घटना क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीति, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC। तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय? कालाशोक के समय। और इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सब्बाकामी। तो इसके जो चेयरमैन होंगे इस संगीति के, वो होंगे सब्बाकामी। ठीक, तो अध्यक्ष कौन? सब्बाकामी। अब इस वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? नंदीवर्धन। तो लास्ट रूलर लिख लीजिए नंदीवर्धन। लास्ट रूलर नंदीवर्धन। ठीक है, अब नंदीवर्धन के बाद में इसकी हत्या कौन करेगा? नंदीवर्धन की। नंदी को कैसे कनेक्ट करना है? नंद से। तो नंदी के बाद आएंगे नंद, और नंद में होंगे कौन से? महापदम नंद। तो नेक्स्ट वंश कौन सा आएगा? नंद वंश। और नंद वंश में संस्थापक कौन? महापदम नंद। तो नंदीवर्धन की हत्या कर रहे हैं कौन? नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद। तो महापदम नंद हो गए संस्थापक। इसके टाइटल क्या बताए हमने महापदम नंद की? बताइए। सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक, द्वितीय परशुराम, सेकंड परशुराम, और एक राट, एक राट। सर्व छत्रांतक, द्वितीय परशुराम, एक राट। कई बार भार्गव भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो सर्व छत्रांतक, द्वितीय परशुराम, एक राट, ये सब महापदम नंद के टाइटल या उपाधियां थी। दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर, पाणिनि, और ब्रैकेट में इनकी बुक अष्टाध्यायी। और इसको तो 3-4 स्टार बना लो भैया। पाणिनि, पाणिनि की बुक अष्टाध्यायी, और उसके ब्रैकेट में लिख देना संस्कृत ग्रामर। संस्कृत व्याकरण की बुक थी ये, खूब पूछी जाती है कि संस्कृत व्याकरण की बुक कौन सी थी? अष्टाध्यायी थी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि थे। पाणिनि किसके दरबारी थे? महापदम नंद के थे। तो इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। संस्कृत ग्रामर है। और इसी अष्टाध्यायी पर एक कमेंट्री या टीका लिखेंगे। कोई बता सकता है कहाँ आएगा ये चीज़? और मध्य प्रदेश से संबंधित होगी वो कहानी। सोच लो तब तक, कोई नहीं। ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद कौन? सर्व छत्रांतक, द्वितीय सर्व छत्रांतक लिख दूं यहाँ? सर्व छत्रांतक, वो थोड़ा सा वहाँ जगह कम थी ना तो वो चिपक गया उसी से। सर्व छत्रांतक, द्वितीय परशुराम, एक राट। अब इनके बाद आएगा इनका बेटा धनानंद या घनानंद। ठीक है, धनानंद या घनानंद आया। और ये क्या है? लास्ट रूलर है, अंतिम शासक है। ठीक, अब इसको कौन हराएंगे? ये कभी नहीं बोलना इनकी हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि सच में हत्या नहीं की थी। तो इसलिए कभी भी हत्या नहीं, सिर्फ क्या कर रहे हैं इन्हें? ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है किनको हरा देंगे? धनानंद को हराया। और कौन से वंश के संस्थापक बनेंगे ये? मौर्य वंश के संस्थापक। तो चंद्रगुप्त मौर्य। पता है इनकी उपाधियां क्या थी? एंड्रोकॉट्स, सेंड्रोकॉट्स, इन्हें सब उल्टे सीधे नामों से ही पुकारा इनने। किसने? ये जो यूनानी लेखक हुए ना, यूनानी इतिहासकार, इनने कहा एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। किनको? चूंकि अभी बिंदुसार की भी नहीं बताई। बिंदुसार के भी ऐसे ही नाम थे उल्टे सीधे। बिंदुसार को बोला जाता था क्या जानते हैं आप लोग? बिंदुसार को किस टाइटल से पुकारते थे? बहुत इंपॉर्टेंट था, अमित्र घात। क्या नाम था इसका? अमित्र घात। ये कौन थे? एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। ये किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के।
अमित्र घात को इंग्लिश में हम एमेट्रोचेट्स भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? अमित्र मतलब जो मित्र नहीं है। सुन लो, पहले लिख लेना आराम से। अमित्र का मतलब क्या है? आ मीन्स नहीं, नेगेटिव सेंस में होता है, आ लगता है। जो मित्र नहीं है उसको घात, निपटा दो। तो ये एमेट्रोचेट्स भी कहते हैं इसे हम। तो अमित्र घात कौन था? बिंदुसार। जबकि एंड्रोकॉट्स कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया इनका बेटा? चंद्रबिंदु से याद रखना, बिंबी मत कर देना। तो चंद्रबिंदु, बिंदुसार, ठीक है। और बिंदुसार के बाद इनका बेटा था अशोक। अच्छा, एक प्रश्न आया है, एक बार पीएससी ने पूछा है, मेंस में पूछा है 3 नंबर में, और क्या नाम था इनका बिंदुसार का? कोशिश करिए, किसी को पता हो। लाइव में कोई बताना चाहेगा? बिंदुसार को और किस नाम से जानते हैं हम? चलो कोई नहीं, सोच लो, समय बहुत है। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, बिंदुसार के बाद कौन? इनका बेटा अशोक। जैसे अशोक का जो टाइटल है ना, देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है, चंडाशोक, तो ये देवनाम प्रियदर्शी या चंडाशोक ये अशोक ही हैं, ठीक है। तो बिंदुसार के बाद अशोक। अशोक कौन हुए? और अशोक के बाद में और भी शासक होते हैं, लेकिन अंतिम शासक कौन? बृहद्रथ। और बृहद्रथ को कौन हराएंगे भाई? इनकी हत्या कर देंगे, सीधा किस्सा खत्म। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ये पुष्यमित्र शुंग इनके सेनापति हो गए। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सेनापति मार रहे हैं, क्योंकि देखो जो शक्तिशाली होगा मारेगा वही, जो शक्तिशाली होगा वही मारेगा। तो इन्हें कौन हराएगा? हराएगा नहीं। पुष्यमित्र शुंग ने, इनके सेनापति कौन थे? पीएस लिख रहा हूं अब मैं। पुष्यमित्र शुंग जो हैं, इनके कमांडर इन चीफ थे। इन्होंने बृहद्रथ की हत्या की और उसके बाद कौन सा वंश स्थापित करेंगे? ये शुंग वंश। अब थोड़ा सा समझ लो, अभी हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, पाणिनि की बुक अष्टाध्यायी, और मैंने कहा कि अष्टाध्यायी पे टीका किसने लिखा? कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है, समझना थोड़ा सा, कौन है? पुष्यमित्र शुंग। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है, इनके दरबारी कौन है? इनके दरबारी हैं बेटा पतंजलि। कौन है? बाबा रामदेव को याद कर लो अगर नहीं याद आ रहे हो तो, ठीक है। योग गुरु पतंजलि ही हैं। बाबा रामदेव का आज जो चल रहा है ना, हजारों करोड़ का व्यापार, ये यही पतंजलि संस्थान, पतंजलि जो थे वो किनके दरबारी थे? पुष्यमित्र शुंग के। अब देखो कनेक्ट करो, थोड़ा सा लिखने की जगह छोड़ दो 1 मिनट के लिए लिखने के लिए, ये तो सब हम कल भी कर लेंगे। सुन लीजिए, अष्टाध्यायी जो थी ये किसकी बुक थी? पाणिनि की। संस्कृत व्याकरण थी ये। अष्टाध्यायी पे टीका लिखा है पतंजलि ने। इनकी बुक है महाभाष्य। तो महाभाष्य क्या है? टीका समझते हो ना, टीका टिप्पणी करना, किसी बुक के बारे में बताना, कमेंट्री करना। कमेंट्री तो अच्छे समझते हो ना, किसी चीज़ के बारे में विस्तृत रूप से बताना। तो अष्टाध्यायी पे जो टीका लिखा है वो पतंजलि ने लिखा है, और नाम क्या है? महाभाष्य। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, महाभाष्य किसकी है? तो महाभाष्य किसकी बुक है? महाभाष्य पतंजलि की, जो कि क्या है? कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पर जो टीका है वही महाभाष्य है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा गया, एक तो महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की है। अष्टाध्यायी पे टीका किस नाम से जानते हैं? तो महाभाष्य के नाम से जानते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन आपका एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होता है। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, अब इसके अलावा हम कुछ नहीं बता रहे हैं, रिवीजन कर लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे इसके आगे कुछ भी। चलो बताओ जल्दी जल्दी। सबसे पहले कहाँ से शुरू करें पिक्चर? पहला क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी। इंडिका से। इंडिका किसकी बुक? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज किसका दरबारी?
सेल्यूकस निकेटर का। और इंडिका में किस किस की जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन समाज कितने वर्गों में? ठीक है। मौर्यकालीन प्रशासन के सिद्धांत अर्थशास्त्र से। किसकी बुक? चाणक्य, कौटिल्य। इसमें कौन कौन से सिद्धांत? मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत। ठीक, ये तो दो बातें थीं जो अपनी पिछली थीं। इसके बाद फिर हम बैक प्लेस में आए तो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मगध। मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उनमें जो पहला वंश था वो बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ, और उसके बाद जरासंध महत्वपूर्ण शासक। इसके बाद जो पहला महत्वपूर्ण वंश आता है एक्चुअली इतिहास के अकॉर्डिंग, वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश या पितृहंता वंश, संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, इसने इनकी हत्या की, इसीलिए पितृहंता। इनका बेटा उदयन, उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र की स्थापना। अच्छा, अजातशत्रु के समय कौन सी संधि थी? पहली बौद्ध संधि थी। उसके अध्यक्ष महाकश्यप, और कब हुई थी? 483 BC में। चलो बढ़िया। इसके बाद उदयन ने के बाद अंतिम शासक नाग दशक। तो नाग कैसे कनेक्ट करना है? नाग, नाग को मारा शिशुनाग ने। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। इनका बेटा कालाशोक। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना द्वितीय बौद्ध संगीति। इसका टाइटल काकवर्ण। फिर इसके बाद अंतिम शासक नंदीवर्धन, इसकी हत्या महापद्म नंद, और महापद्म नंद के टाइटल सर्वछत्रांतक, एकराट, द्वितीय परशुराम। ठीक है, और ज़्यादा तो भार्गव। ठीक है। इसका बेटा घनानंद। इनका दरबारी कौन था? महापद्म नंद का पाणिनि। पाणिनि की बुक अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पे टीका महाभाष्य पतंजलि ने। बहुत बढ़िया। धनानंद किसका समकालीन? सिकंदर का। धनानंद को कौन पराजित करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। किस वंश की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइटल सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। बिंदुसार, बिंदुसार को अमित्रघात, और बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक देवनाम प्रियदर्शी। अभी पढ़ेंगे डिटेल में, कुछ नहीं करना है आपको। अशोक के बाद अंतिम शासक बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग के दरबारी पतंजलि। और पतंजलि ने इनके लिए 2 अश्वमेध यज्ञ किए, और पतंजलि की बुक ही महाभाष्य है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। अगर आपको क्रम और उससे संबंधित 2-2, 3-3 चीज़ें याद रहीं तो बाकी इतिहास आपका सरल हो जाएगा। आप ये चीज़ अच्छे से ध्यान रख लीजिए, एंशिएंट इंडिया का इतिहास और दूसरा मुगल कालीन और सल्तनत कालीन साहित्य, यही 3 चीज़ें हैं जो इतिहास में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मानी जाती हैं, क्योंकि यहाँ कई सारे वंश आप एक साथ देखते हैं। बाकी का इतिहास बहुत एंटरटेनिंग है, और ये अच्छे से अगर समझ में आ गया तो बाकी सब आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, आप अगर मान लो शिशुनाग वंश आ जाता तो आप लिख सकते थे। इतने के बावजूद अब थोड़ा सा हम जब शिशुनाग के बारे में और बताएंगे तो आप आराम से पूरा लिख लेंगे। ये तो हमने आपको जितना बता दिया ना, बस इतना ही है नंद वंश में। इससे ज़्यादा आपको कभी नहीं आएगा। 5 मार्कर से ज़्यादा आता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 3-3 मार्कर पूछ लेंगे, या फिर पाणिनि पूछ लेंगे। तो पाणिनि पूछें तो कैसे? पाणिनि व्याकरणाचार्य, बुक अष्टाध्यायी। किसकी बुक? संस्कृत ग्रामर की। इस पर टीका महाभाष्य। और किसके दरबारी? महापद्म नंद के। खत्म पाणिनि। सेम चीज़ पतंजलि के साथ लिख सकते हैं आप। पतंजलि किसके दरबारी? पुष्यमित्र शुंग के, बुक महाभाष्य। और पतंजलि किस दर्शन के जनक? योग दर्शन इन्हीं का था। इन्हीं ने पुष्यमित्र शुंग के लिए क्या किया? 2 अश्वमेध यज्ञ। अरे ये सब हम पढ़ेंगे, बस आप थोड़ा सा पढ़ा है ना तो थोड़ा दिमाग में अभी गुजर जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। इनको आप अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। अब इसमें हम ऐड करना शुरू करेंगे। पहले 2-3 और डायनेस्टी बता देंगे, जिससे सल्तनत काल के जो सारे वंश की क्रोनोलॉजी है वो अपनी क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो, हमने कल आपको वो तो बताई दी है क्रोनोलॉजी। कौन सी? अरे इसके बाद क्या आएगा? देखो ऐसे समझो, 1 मिनट और बस। शुंग, शुंग के बाद शुंग वंश के अंतिम शासक किसी को पता हो तो बताओ। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं पता है, लेकिन फिर भी शुंग वंश के बाद कौन सा वंश? कण्व। ठीक है, कण्व के, अब कण्व में थे वसुदेव। ठीक है, फिर इसके बाद कण्व के बाद सातवाहन, फिर सातवाहन के बाद बस अब खत्म।
क्या? ठीक है, हिंदू यूनानी उनसे मतलब नहीं है, तो फिर कौन आएंगे? कुषाण। ठीक है, समझिएगा अच्छे से। और फिर क्या? बस गुप्त, और गुप्त हम पढ़ चुके हैं। और गुप्त के बाद हर्षवर्धन, वर्धन वंश, वर्धन वंश में हर्षवर्धन अकेले हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बचता है क्रोनोलॉजी, मतलब हार्डली आधा घंटे में आपकी आगे के जो 3 वंश हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम पूरा एंशिएंट इंडिया के जितनी डायनेस्टी हैं उनसे हम गो थ्रू हो जाएंगे एक बार, और जिनसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके काफ़ी कुछ कवर हो जाएंगे। अब इसी इन्फॉर्मेशन को हम जैसे अशोक हमें डिटेल में पढ़ने होते हैं तो उनके साथ में हम कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जो सरल सरल सी चीज़ें हैं वो तो पहले हमें पता हो। अब एकदम से आप अशोक पढ़ लो तो पता चले एक दिन अशोक ही खा गए, तो फिर टेंशन में आ जाता है बच्चा कि कैसे क्या करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसको रिवाइज करिएगा बढ़िया से और कोशिश करिएगा। पता है जितना आपने पढ़ा है इतने पे भी क्वेश्चन लगाएंगे तो 70 से 80% क्वेश्चन बन जाएंगे प्रीलिम्स के भी, और मेंस के तो मैक्सिमम क्वेश्चन जितने पढ़े हैं उससे रिलेटेड सब बन जाएगा। तो बढ़िया से करिए, इसको मिलते हैं कल। पानी वानी बंद हो गया बढ़िया से।